नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। प्रधानमंत्री इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को भी करेंगे संबोधित। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। अब तक जारी 2 सूचियों में पार्टी 212 उम्मीदवारों के नाम की कर चुकी है घोषणा। दूसरी महिला G20 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक जयपुर में होगी शुरू। लैंगिक असमानता और विश्व स्तर पर महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में बढ़ावा देने पर होगा मंथन। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण सहित कई मुद्दों पर विचार किए साझा। साथ ही ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और विश्व बैंक IMF की विकास समिति की बैठकों में भी लिया भाग। मोजाम्बिक दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। साथ ही अपनी समकक्ष के साथ संयुक्त आयोग की बैठक के 5वें सत्र की भी करेंगे सह अध्यक्षता। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का दमदार प्रदर्शन। अंतिम पंघाल ने जीता रजत पदक। महिला पहलवानों ने 2 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर अपने अभियान का किया समापन। IPL में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 रन से हराया। जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची राजस्थान आज गत विजेता गुजरात टाइटंस का पंजाब किंग्स से होगा सामना। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में रियल मैड्रिड ने चेल्सी को 2-0 से हराया। बेंजेमा और एसेंसियो ने किए गोल। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में नापोली को 1-0 से हराकर AC मिलान ने बनाई बढ़त। तो नया सवेरा में जान लेते हैं सबसे पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। बिल्कुल, आइए सबसे पहले आज की जो प्रमुख खबर है उसकी हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्तियां देश के विभिन्न मंत्रालयों में होंगी। केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से साल 2022 में रोजगार मेले की शुरुआत की थी। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत बृहस्पतिवार को करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित भी करेंगे। पीएमओ ने कहा है कि रोजगार सृजन को मुख्य प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह रोजगार मेला महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार मेला रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। देश भर से चयनित युवाओं को भारत सरकार के तहत ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल क्लर्क, सह टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर ड्राफ्टमैन, जेई सुपरवाइजर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर, लाइब्रेरियन, नर्स, प्रोविजनरी ऑफिसर, PA, MTS जैसे विभिन्न पदों पर तैनात किया जाएगा। सरकार के इस रोजगार मेले अभियान के जरिए हजारों युवा पहले भी लाभान्वित हो चुके हैं। मुझे GST इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है GST डिपार्टमेंट के अंदर, और मैं ये पोस्ट पाकर बहुत ही
गर्व महसूस कर रहा हूँ। ये जो प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत है, इसका एक सदस्य बनके मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। इससे हमें बहुत ही जल्दी ये नियुक्ति पत्र हमें मिल गया। मैं सीजीएसटी इंस्पेक्टर नियुक्त हुई हूँ सीबीएसई डिपार्टमेंट में। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के इस अभियान की शुरुआत करते हुए रोजगार मेला के पहले चरण की शुरुआत की थी। यह प्रक्रिया लगातार हर महीने चलती रहेगी और इसी तरह सरकार मासिक आधार पर लगभग 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। ये भर्तियां संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और कुछ अन्य सरकारी भर्ती एजेंसियां कर रही हैं। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम इस मामले पर बातचीत करेंगे। सुधाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले साल ये कहा था कि वो 10 लाख रोजगार मुहैया कराएगी। क्या कहेंगे आप? धीरे धीरे ये जो कदम है ये बढ़ रहे हैं, आज भी फिर 71,000 रोजगार मुहैया कराए जाएंगे? निश्चित तौर पर चंद्रशेखर, और अब देखिए आज 71,000 परिवारों के लिए एक तरह से गिफ्ट सौंपेंगे प्रधानमंत्री मोदी सरकारी नौकरी का। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी परिवार के लिए। हम जानते हैं जो भारत का जो पूरा सामाजिक सेटअप है उसमें निश्चित तौर पर अगर बात करें अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये चौथी किस्त है नौकरियों की जो प्रधानमंत्री सौंपेंगे देश के युवाओं को। इससे पहले करीब 2.25 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया है। फिर आज के किस्त को मिला के देख ले तो 6 महीने के भीतर 3 लाख करीब युवाओं को रोजगार सरकारी नियुक्ति पत्र मिला। तो ये इस तरह का अवसर इतने कम समय में इतने युवाओं को सीधे रोजगार शायद ही कभी देश में उपलब्ध हुआ। और ये एक तरह से परिचायक भी है कि देश में जो लगातार जिस तेजी से देश तरक्की कर रहा है, उसी तरह से देश में जो रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, और सिर्फ केंद्र की नियुक्तियों को ही नहीं देखा जाए चंद्रशेखर, हम जानते हैं कि देश के कई राज्यों में भी लाखों नियुक्तियां इसके साथ साथ हो रही हैं, जिनमें से कई रोजगार मेलों में, राज्यों के रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी भी सम्मिलित हुए। तो एक तरह से केंद्र के इस कदम ने प्रधानमंत्री मोदी के इस जो स्पीड अप उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को किया है, उसमें उत्प्रेरक का काम राज्यों के लिए भी किया है। लेकिन जो पूरा बीते 9 वर्षों के पूरे कार्यकाल को देखें तो सरकारी नौकरियां तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ भी जिस तरह का एक पूरा परिदृश्य बनाया गया है, चाहे 100 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर निवेश होता है तो उसके जरिए रोजगार के ही अवसर बनते हैं, चाहे हाईवेज बने, रेलवे ट्रैक बने, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रेलवे का, पोर्ट्स बने, तो ये जो रोजगार के अवसर ही पैदा करते हैं। 40 करोड़ से भी ज्यादा अगर मुद्रा लोन दिए जाते हैं तो वो नए रोजगार के अवसर ही बनाते हैं। पीएम स्वनिधि योजना की बात कर ली जाए, स्टार्टअप इंडिया जो आज देश के टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में भी पांव पसार रहा है। तो एक पूरा जो देश आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो उसकी वजह से देश में हर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बने हैं और उसी को एक तरह से मजबूती आज इस कार्यक्रम से प्रदान होगी प्रधानमंत्री के द्वारा। बिल्कुल सुधाकर, साफ तौर पर जब हम रोजगार की बात करते हैं तो प्रशिक्षण बेहद अहम है। और जिस तरह से जिन लाभार्थियों को हम सुन रहे थे, चाहे अलग अलग जो सरकारी डिपार्टमेंट से महकमे हैं, चाहे रेलवे की बात की जाए, चाहे सीबीडीटी की बात की जाए, प्रशिक्षण के तौर पर भी गुणवत्ता प्रदान करके ये जब चयनित होकर आएंगे तो साफ तौर पर आप मान सकते हैं कि आगे आर्थिक लिहाज से भी भारत को लेकर जाएंगे और सामाजिक तौर पर भी। निश्चित तौर पर देखिए आज तकनीक का जमाना है और प्रधानमंत्री ये बात हमेशा कहते रहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में हो, आप काम कर रहे हो, सरकारी नौकरी में है तो क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आप सेवा एक तरह से वो करते हैं, तो आपको हमेशा ट्रेनिंग लेना, आपको प्रशिक्षित होना जरूरी है, आप अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है, स्किलिंग री स्किलिंग जरूरी है। और उसके लिए हम जानते हैं कि आई गॉट कर्मयोगी मॉड्यूल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लोग जिसके जरिए सरकारी कर्मचारी सीख सकते हैं, तो उसकी शुरुआत की थी। तो ये इन युवाओं को भी इसके माध्यम से अपनी स्किलिंग अप स्किलिंग करने का मौका मिलेगा। जो उनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है उससे जुड़े सैकड़ों कोर्सेस यहाँ पर उपलब्ध है, उसको सीखने का जरिया मिलेगा। कम्युनिकेशन
पीपल कांटेक्ट कैसे किया जाए, लोगों से कैसे संवाद किया जाए, अगर पीपल सेंट्रिक डिपार्टमेंट में तो उसमें किस तरह से आगे बढ़ा जाए, तकनीकी तौर पर लगातार अपने आप को अपग्रेड कैसे किया जा सकता है। तो एक पूरी व्यवस्था एक तरह से फॉर्म हुई है उसके जरिए, और निश्चित तौर पर उसके जरिए बीते कुछ वर्षों में कर्मचारियों को काफी ज्यादा फायदा भी हो रहा है। तो ये नए कर्मचारी भी उस आई गॉट मॉड्यूल से जुड़ के अपने आप सुधाकर, इसमें एक बात अहम यहाँ पर ये भी है कि हम जानते हैं कि नियुक्ति पत्र जब किसी भी नौकरी का मिलता है तो उसकी खुशी अलग होती है, लेकिन इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तमाम इन लोगों को सम्मानित करना, उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपना अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ये हौसला अफजाई का जो एक तरीका है ये अपने आप में अनूठा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पहली नौकरी जो होती है, यानी क्या कह सकते हैं, पहला अनुभव जो होता है वो हमेशा ही स्पेशल होता है। बिल्कुल, देखिए, और हम हाल फिलहाल में हम लोग सुन रहे हैं बिहार हो, राजस्थान हो, इन राज्यों में पेपर लीक और इस तरह की खबरें, उसमें अगर आप ट्रांसपेरेंट तरीके से इस तरह की व्यवस्था देते हैं, आपको याद भी होगा आंचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले जो कदम उन्होंने उठाए थे उसमें उन्होंने जो ग्रुप सी की नौकरियों से इंटरव्यू को खत्म किया था। तो ये एक तरह से देश की प्रतिभा को सीधे तौर पर सामने लाने की जो एक शुरुआत की थी, और ये जो पूरा प्रोसेस है, युवा खुद कह रहे हैं कि इतनी तेजी से जो पूरा परीक्षा का कार्यक्रम, वो तमाम चीजें स्पीड अप किया जाएगा, रिजल्ट के 2 महीने के भीतर उनको अगर नौकरी मिल रही है तो ये देश के युवा उस पर भरोसा करें कि ट्रांसपेरेंट तरीके से, और ये एक तरह से पूरी सरकार का जो परिदृश्य बदला है, जो कार्यशैली बदली है, उसका भी एक तरह से परिचायक है। और प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ संदेश देते हैं, पिछली बार क्योंकि उन्होंने जनवरी में जब इस तरह के कार्यक्रम को संबोधित किया था तो जरूर उन्होंने देश के युवाओं को देश के लोगों से जुड़ने के लिए आग्रह किया था, सिटीजन सेंट्रिक काम करने के लिए सरकारी तंत्र में भी उसके लिए आग्रह किया था। तो निश्चित तौर पर आज क्या कुछ वो युवाओं से आग्रह करते हैं उस पर भी कल लोगों की नजर रहेगी। शुक्रिया सुधाकर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज का काफी महत्वपूर्ण दिन है, 71,000 युवाओं को प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र देंगे, और केंद्र सरकार की ओर से 10,000 रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। उसमें से जो हमारे संवाददाता सुधाकर बता रहे हैं, करीब 3 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, और लगातार केंद्र सरकार की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि विभिन्न राज्य सरकारों में, उसके अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि रोजगार के मोर्चे पर भारत की अगर हम बात करें तो सब कुछ सामने है जो कुछ हो रहा है। और अब रोजगार के बात कर लेते हैं, थोड़ी सियासत को लेकर बात करते हैं कर्नाटक चुनाव 2023 की, जिसके लिए भाजपा ने पार्टी के 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेसी नेता नागराज छब्बी को कल घाटगी से टिकट दिया गया। वहीं वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के रिश्तेदार और करीबी NR संतोष का नाम दूसरी लिस्ट से भी गायब है। पहली सूची जारी होने के बाद बागी रुख अपनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का नाम इस लिस्ट में भी शामिल नहीं है। शेट्टार ने हुबली धारवाड़ मध्य सीट से चुनाव लड़ने का दावा पेश करने के लिए दिन में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात भी की थी, लेकिन भाजपा इस सीट से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। हालांकि शेट्टार 6 बार के विधायक हैं। इससे पहले 189 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई थी और अब तक पार्टी 212 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पहली सूची जारी हुई और दूसरी सूची भी, लेकिन बागी सुर भी जो है वो सुनाई देने लगे हैं अब। जो कुछ उम्मीदवारों ने जो दावेदार थे अपनी चिंता जाहिर की थी, या फिर बीजेपी के राज्य के नेताओं से मुलाकात की थी, और हम जानते हैं कि जगदीश शेट्टार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात की थी, और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि उन्होंने जो अपनी चिंता जाहिर की है उस पर विचार किया जाएगा। इस बीच हम देख रहे हैं कि कल देर रात जो दूसरी सूची आई उसमें कई प्रमुख नाम हैं, 2 महिला उम्मीदवार भी इसमें शामिल हैं जो दूसरी सूची जारी की गई है, और जो कांग्रेस से एक नेता शामिल हुए थे उनको भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कल घाटकी से वो चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही साथ कई प्रमुख चेहरे हैं। बीजेपी की जो रणनीति है कर्नाटक को लेकर बहुत स्पष्ट दिखाई देती है।
नए चेहरे और युवा चेहरों पर बहुत ज्यादा भरोसा जताया गया है। और बीजेपी इस बात को लगातार कहती रही है कि वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से आए युवाओं को खूब मौका देती है। पार्टी संगठन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अलग अलग पदों पर रहे पदाधिकारियों को बड़ी संख्या में टिकट दिया गया है और ये दर्शाता है कि किस तरह से जो युवा राजनीति में आए हैं और राजनीति में कुछ करना चाहते हैं उन्हें मौका दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जहां तक कुछ बागी सुर का सवाल है, पार्टी का कहना है कि सभी दलों में इस तरह के जब टिकट वितरण होते हैं तो कुछ इस तरह आवाजें उठती हैं, लेकिन इसका समाधान कर लिया जाएगा। पार्टी नेताओं से बातचीत की प्रक्रिया जारी है, वो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर ये देखने को मिला है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी करने के बाद या फिर बाकी दलों जो अगर आप कर्नाटक में देखें कांग्रेस हो या फिर जेडीएस हो, सभी में एक तरह से टिकट वितरण को लेकर कुछ नेताओं की तरफ से अपनी बात रखी जाती है। और कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ी है अलग अलग दलों में, कुछ ने त्यागपत्र देने की बात कही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो हमने सूची जारी की है वो बहुत विचार विमर्श के बाद बूथ स्तर पर और राज्य स्तर पर बड़े विचार विमर्श के बाद ये सूची जारी की गई है। और व्यापक स्तर पर जिला अध्यक्ष से, उसके बाद राज्य के स्तर के नेताओं से विचार विमर्श किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद नए उम्मीदवारों को, युवा उम्मीदवारों को तरजीह दी गई है। तो बीजेपी की अपनी रणनीति है। हमने देखा है कि अब जब नामांकन शुरू ही होने वाला है तो ऐसे में कुछ सीटों को छोड़कर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर अपनी रणनीति को सामने रख दिया है। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है नया सवेरा में। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता में दूसरी महिला 20 W20 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक आज से जयपुर में शुरू हो रही है। जयपुर में होने वाली महिला 20 की ये बैठक महिलाओं के नेतृत्व में विकास से उनकी अप्रयुक्त क्षमता को बढ़ाना, समावेशी और सतत भविष्य का निर्माण विषय पर केंद्रित होगी। W20 की 2 दिवसीय बैठक में G20 संगठन के 18 देशों की 120 महिला नेता विचार विमर्श करेंगी। इस दौरान सभी महिला नेता वैश्विक स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व लैंगिक असमानता और महिलाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रखेंगी। W20 G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है। इसके तहत पूरी दुनिया में लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इसे 2015 में तुर्की की G20 अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लैंगिक विचारों को G20 चर्चाओं में मुख्यधारा में शामिल किया जाए और नीतियों और प्रतिबद्धताओं के रूप में G20 नेताओं की घोषणा में अनुवादित किया जाए। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 के 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन शामिल है। वहीं G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह आज दूसरा वेबिनार करने जा रहा है। एक टिकाऊ भविष्य के लिए जीवंत विरासत का दोहन वेबिनार का जो है उस पर आयोजन किया जा रहा है। विषय ये है, भारतीय समय अनुसार वेबिनार का समय दोपहर 12:30 बजे से रात 8:30 बजे तक के लिए निर्धारित है। ये वेबिनार G20 के सदस्य देशों और अतिथि राष्ट्रों के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 29 देशों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर जीवंत विरासत के महत्व और स्थिरता की दिशा में इसकी भूमिका के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेगा। इस वेबिनार का मकसद एक समावेशी संवाद को बढ़ावा देना और एक टिकाऊ भविष्य के लिए जीवंत विरासत के दोहन के बारे में विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से प्रेरित गहन चर्चा की सुविधा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों और
अनुभवों से लाभ उठाना, जीवंत विरासत से जुड़ी कार्यप्रणालियों के उपयोग के क्रम में पैदा होने वाले अंतरालों, जरूरतों और अवसरों की पहचान करना भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है, जहां उन्होंने ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर्स हैं उनकी बैठक में हिस्सा लिया। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में 2023 के लिए ब्रिक्स वित्त एजेंडे पर चर्चा करने के लिए ये बैठक हुई। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने वैश्विक व्यापक आर्थिक विकास, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण और सीमा शुल्क के साथ साथ कर सहयोग के मुद्दों पर भारत के विचार पेश किए। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भारत का रोड मैप, व्यापक विकास और नई वित्त पोषण विधियों पर ध्यान देने के लिए के साथ साथ कमजोर समूहों के लिए सर्वसमेशी कल्याण पर आधारित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक IMF स्प्रिंग मीटिंग 2023 की विकास समिति की बैठक में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस वर्ष की अनुमानित विकास दर 6% से ज्यादा होने के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और भू राजनीतिक माहौल को लेकर चिंतित है। वित्त मंत्री सीतारमण ने विश्व बैंक समूह का विकास गवर्नरों के लिए एक रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि ये रिपोर्ट विश्व बैंक समूह के विकास पर सामूहिक तौर पर सोचने का एक ऐतिहासिक मौका देती है। वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व बैंक को अपने गरीबी मुक्त विश्व के सपने की दिशा में काम करते रहना चाहिए और दुनिया से चरम गरीबी मिटाने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के अपने मिशन को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही विदेश मंत्री ने इस दौरान सुझाव दिया कि तीसरे लक्ष्य के रूप में GPG यानी ग्लोबल पब्लिक गुड्स पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। और इससे पहले स्प्रिंग मीटिंग 2023 से इतर केंद्रीय वित्त मंत्री ने ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंड टेबल में भी हिस्सा लिया। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिया और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास भी मौजूद रहे। भारत की G20 अध्यक्षता के लिए प्राथमिकता पर वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में बढ़ते ऋण संकट को दूर करने के लिए G20 समेत वर्तमान वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है। G20 की वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक वॉशिंगटन डीसी में स्थित IMF के मुख्यालय में आयोजित की जा रही है। ये 3 दिवसीय बैठक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक ऋण की समस्याओं के प्रबंधन जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। इस बैठक के इतर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने विश्व बैंक मुख्यालय में एक राउंड टेबल की मेजबानी की। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुपक्षवाद की सच्ची भावना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के विकास में बातचीत समावेशी और आम सहमति पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे देशों के विकास के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए। इसके इतर G20 कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की प्रगति पर उप स्तर पर भी विचार विमर्श किया गया। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्र जुड़ गए हैं। अजय, अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ हुआ है कल, लेकिन सबसे हम यहाँ पर ये है कि जो सॉवरेन डेट राउंड टेबल हुआ जिसमें कर्ज को कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाए उसको लेकर कई अहम बातें हुई हैं। 3 पॉइंट्स में अगर समझने की कोशिश करें कि किस तरह से रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि इसकी बात बेंगलुरु में भी हुई थी जब ये तमाम लोग बैठे थे इस बैठक को लेकर। देखिए, अभी भी इस समस्या का समाधान निकला नहीं है और कोशिश ये की जा रही है कि एक तरह से सहमति बने कि कैसे 50 या 56 से ज्यादा देशों को राहत पहुंचाई जाए जो अभी कर्ज की मुश्किलों से दबे पड़े हैं, और क्या उनको मल्टीलेटरल एजेंसीज कुछ मदद कर सकती हैं फाइनेंस के जरिए, या फिर जिन देशों ने उनको कर्ज दिया है उनको थोड़ा सा हेयर कट लेना पड़ सकता है। तो एक तरह से रिलीफ पैकेज की बात जरूर की जा रही है। चीन के ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि चीन का एक बड़ा हिस्सा
जो छोटे देश हैं या फिर जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं जिसमें डेट क्राइसिस है, उनको हेयर कट लेने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन क्या चाइना इसके लिए तैयार होगा, अभी ये तय नहीं हुआ है। लेकिन एक ग्लोबल आवाज जरूर उठ रही है, बहस जरूर हो रही है इस बात में कि उन कंट्रीज को अभी मदद करने की जरूरत है जो अभी पैंडेमिक से निकले हैं, जहां पर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुए हैं। कौन वजह है पैंडेमिक की या सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन की, उस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं हो रहा है। लेकिन जो कर्ज की स्थिति है वो एक बड़ी गंभीर स्थिति है। बहुत सारे देशों में हमने देखा कि बैंक्रप्सी की स्थिति भी आ गई। बहुत सारे देशों में खाद्य पदार्थों की बहुत बड़ी किल्लत है। कुछ देशों में फ्यूल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, वहां पर फ्यूल के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। और ये सारा हमने देखा कि पैंडेमिक के दौरान सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुए, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो ये समझने की कोशिश हो रही है, ये केवल किसी देश की या देश के समूहों की समस्या नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की समस्या है, मानवता की समस्या है, और इसका कैसे एक हल निकाला जाए। लेकिन क्या G20 के फोरम या फिर जो अलग अलग बैठकें हो रही है इसका कोई हल निकाल पाएंगे, उसके लिए थोड़ा समय लगता है, इंतजार करना पड़ेगा। क्या कोई एक कॉमन फ्रेमवर्क निकल के आ पाता है या फिर एक रिफॉर्म्स के तहत मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिफॉर्म्स के तहत कोई एक पैकेज की घोषणा होती है। अजय, अगर हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्योंकि ये काफी एक महत्वपूर्ण बैठक है, उसका कितना असर इस पर देखा जा रहा है? ये उसका असर तो पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ी। पूरी दुनिया में इसमें रिसेशन हालांकि कहा नहीं जा रहा आधिकारिक तौर पर, लेकिन बहुत सारी इकोनॉमीज में हमने देखा, इंक्लूडिंग जर्मनी, यूएसए एंड यूके कि कैसे तिमाही दर तिमाही वो लोग नेगेटिव जोन में परफॉर्म कर रहे हैं। हमने देखा बहुत सारे बैंक्स में महंगाई का इतना प्रेशर कंट्रीज पे इतना पड़ा कि जो सेंट्रल बैंक्स है उनको 40 साल की सबसे उच्चतम महंगाई का सामना करना पड़ा। और उसमें कई सारे बैंक जिन्होंने आज तक पूरे इतिहास में कभी ब्याज दर में बढ़ोतरी नहीं की थी, उसको वो करने पर विवश हुए। हाल ही में हमने देखा कि अमेरिका यूरोजोन के कुछ बैंक्स बैंकरप्ट हो गए अपनी पॉलिसीज की वजह से। ये सारे जो ये फैक्टर्स हैं तो उसका असर तो जरूर ही दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए चैलेंजेस हैं, और इसीलिए बात हो रही है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें, कैसे पूरी दुनिया को क्लाइमेट जस्टिस की तरफ जाना चाहिए, कैसे एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हमें जाना चाहिए, कैसे ज्यादा सामाजिक क्षेत्रों पर फोकस करना चाहिए। तो ये सारे विषय वैश्विक मुद्दे जरूर होते हैं, लेकिन होता क्या है चंद्रशेखर कि ऐसे मोर्चों पर या फिर ऐसे फोरम्स पे जो राष्ट्रीय हित है वो थोड़ा सा आपको प्रायोरिटी में आते हुए दिखते हैं, और इसलिए बात बनती नहीं है। विरोधाभासी जब राष्ट्रीय हित होते हैं तो किसी आम सहमति पर पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए भारत ऐसे एजेंडा को चुन रहा है जिसमें कम से कम आम सहमति बन पाए कि सभी लोग कम से कम टेक्नोलॉजी की बिल्कुल साफ तौर पर समावेशी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। लेकिन संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी, जब हम कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग का जिक्र करते थे भारत में भी, खासतौर पर एनपीएस को लेकर, तो एक बैड बैंक के टर्म को क्वाइन किया गया था। हालांकि ये भारत की अपनी बैंकिंग प्रणाली की परिस्थिति थी, लेकिन अगर अभी वैश्विक हालात देखें तो कुछ ऐसा ही हाल है। तो क्या आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इस तरह के नजरिए पर भी सोचना चाहते हैं कि एक बैड बैंक हो जो कि इस तरह की सिचुएशन से निपट पाए? भारत बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि पहले आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना होगा, अपने अंदर की जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना होगा, अपनी प्रायोरिटीज को बदलना होगा, जिसके लिए वो बने हैं उस पर फोकस करना होगा। दे हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। जब वो कहते हैं कि जब वो बने थे तो पूरी दुनिया में गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, ये उनका मिशन था। उसके लिए क्या करना होगा? क्या वो सभी की आवाज सुन रहे हैं? क्या वो डेवलपिंग नेशंस की आवाज उतने पुरजोर तरीके से सुन रहे हैं? अगर सुन भी रहे हैं तो क्या वो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं या टेक्निकल असिस्टेंस को दिया जाएगा उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए? भारत ने अपनी तरफ से कहा कि जिस तरह से हमने भारत में डिजिटल पब्लिक गुड्स की बात की है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है, जो भारत की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, क्यों ना हम ग्लोबल पब्लिक गुड GPG एक नया टर्म पॉइंट किया है भारत की तरफ से मुख्यमंत्री ने, ग्लोबल पब्लिक गुड की बात की जाए। क्यों ना हम फोकस करें इस पे कि हमारा एक ये गोल बनाया जाए कि पूरी दुनिया में ऐसा ग्लोबल पब्लिक गुड हो जिसके लिए आम आदमी से कोई चार्ज नहीं किया जाए, सरकारें इस पर काम करें, देश इस पर काम करे, जो कि लेकिन इसमें अहम सवाल यहाँ पर अजय ये भी है कि समय कम है हमारे पास, अहम सवाल ये भी है कि क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस ग्लोबल गुड्स के पूरे मैदान में कूदना चाहिए या नहीं? समय कम है, आपसे आज के एजेंडे में चंद्रशेखर इस पर और बात करेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए अजय। बिल्कुल, अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की 3 दिवसीय मोजाम्बिक यात्रा आज से शुरू हो रही है।
अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मोजाम्बिक के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और साथ ही मोजाम्बिक की अपनी समकक्ष वेरोनिका मकामो के साथ संयुक्त आयोग की बैठक के 5वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री ने युगांडा की राजधानी कंपाला में भारतीय समुदाय के लोगों से बात की। भारतीय समुदाय के लोगों के उत्साह को देखकर डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत युगांडा द्विपक्षीय संबंधों में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, भारत युगांडा संबंधों में भारतीय समुदाय के लोगों का योगदान हम सभी को गौरवान्वित करता है। विदेश मंत्री ने पिछले 3 दिनों में हुई अपनी बातचीत को साझा किया। साथ ही कंपाला में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर का भी दौरा किया और शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव के लिए प्रार्थना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आज वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि भारत विकासशील देशों और कम विकसित देशों की आवाज है और ये न केवल देश में लोगों के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने में सबसे आगे रहा, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में लोगों के लिए बेहतर भविष्य में भी योगदान दे रहा है। रोम में भारत और इटली के उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा, सरकार ने पिछले 1 दशक में हर व्यक्ति और हर परिवार के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में अब लगभग 800 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। पीयूष गोयल ने रोम में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एंटोनियो तजानी से मुलाकात की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए भारत इटली व्यापार और आर्थिक साझेदारी का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इस पर विचारों का आदान प्रदान किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाए नया भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं हमारी विशेष श्रृंखला को लेकर। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम जानते हैं। लगातार हम आपको ये बता रहे हैं और इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं ओडिशा के औषधीय पौधों के किसान पतायत साहू के बारे में, जो पिछले 40 सालों से औषधीय पौधों का संग्रह कर रहे हैं। पतायत साहू बिना केमिकल के तैयार औषधीय पौधों से पारंपरिक चिकित्सा की जो पद्धति है, उससे लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं। ये देखते हैं खास रिपोर्ट। आज के समय में कहा जाता है कि जिस देश में ज्यादा अस्पताल हैं, ज्यादा डॉक्टर हैं, वो ज्यादा संपन्न है। लेकिन उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां पे आपको ज्यादा डॉक्टर या अस्पतालों की जरूरत ही ना पड़े। जी हाँ, एक ऐसा वक्त था जब हिंदुस्तान अपनी परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो उनकी नॉलेज थी, उसके आधार पर दिनचर्या में तमाम औषधीय पौधों का इस्तेमाल करता था और डॉक्टरों से बच के रहा करता था। यानी कि जिस विश्व गुरु भारत की बात की जाती है, उसकी जो परंपरागत जो ज्ञान था वो समाहित था कहीं ना कहीं हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स थे या औषधीय पौधे थे उसमें। आज जरूरत इस बात की फिर से है कि इन तमाम मेडिसिनल प्लांट्स की उपयोगिता को पुनर्स्थापित किया जाए और हिंदुस्तान में इस दिशा में बहुत बड़े स्तर पे काम हो भी रहा है। ऐसे ही एक शख्स हैं ओडिशा के पतायत साहू, जिनके इस काम को सम्मान मिल रहा है पद्म पुरस्कार से। साधारण व्यक्तित्व लेकिन असाधारण कार्य, ये है ओडिशा के कालाहांडी जिले के नांदोल गांव के पतायत साहू, जिन्होंने करीब 1.5 एकड़ जमीन में 3000 से ज्यादा औषधीय पौधे लगा रखे हैं। यही नहीं, पतायत साहू ने अपने औषधीय पौधों का दस्तावेज भी बना रखा है। पिछले 40 सालों से वे इन पौधों का संग्रह कर रहे हैं। 500 पौधे उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्रित किए तथा अन्य कालाहांडी के जंगलों से। इनमें से कितने ही पौधे दुर्लभ हैं,
जिन्हें बचाने के वे प्रयास कर रहे हैं। पुरातन परंपरा आयुर्वेदिक हमारे पूर्वज इस पारंपरिक प्रणाली का अभ्यास कर रहे थे। हमारे राजाओं ने इन तरीकों को संभाल के रखा था। आयुर्वेद ने मेरा ध्यान खींचा है। हमें विलुप्त होती किस्मों को बचाना होगा। आज अधिक से अधिक लोग आयुर्वेद पर भरोसा जता रहे हैं और इस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जड़ी बूटियां हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमारी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करती हैं। हम विभिन्न जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों का अध्ययन कर रहे हैं और हर काम का दस्तावेजीकरण भी कर रहे हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कि कौन सी जड़ी बूटी शरीर के लिए लाभदायक है और संग्रहण का उपयुक्त समय क्या है। मैं पिछले 30 से 35 वर्षों से आयुर्वेद का अध्ययन कर रहा हूं। हमने अब तक 2000 से 2500 जड़ी बूटियों की किस्में एकत्रित की हैं। पहाड़ियों से पाताल गरुड़, बाई बिदांगा, वन बाजार, वन मूला, लोधरा, काली हल्दी आदि जड़ी बूटियां एकत्रित की गई हैं। ये लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। हम इन किस्मों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम कलामी हाइब्रिड भी कर रहे हैं। इससे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए विलुप्त हो रही किस्मों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। पतायत इन औषधीय पौधों से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से लोगों का मुफ्त इलाज भी करते हैं। इन औषधीय पौधों को वे बिना केमिकल के तैयार करते हैं। पतायत साहू के पास आयुर्वेद में प्रयोग की जाने वाली सभी दशामूला प्रजातियां उपलब्ध हैं। 600-700 वैद्यों का संगठन अश्विनी कुमार कालाहांडी संघ के साथ मिलकर वे कालाहांडी के जंगलों में दुर्लभ औषधीय पौधे संरक्षित करने में जुटे हैं। साथ ही विभिन्न जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों का अध्ययन कर उसका दस्तावेजीकरण भी कर रहे हैं और इस काम के लिए एक हर्बल रिसर्च सेंटर स्थापित करना चाहते हैं। पतायत साहू जी जो कि उड़ीसा से हैं, पहले उनको शुभकामनाएं देता हूं कि भारत सरकार ने उनको उनके कार्य के लिए पद्मश्री से उनको नवाजा है। जिस प्रकार का कार्य वो कर रहे हैं जड़ी बूटियों को उगाने का, और उस जड़ी बूटियों के माध्यम से वो लोगों की वहाँ चिकित्सा कर रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटी का उनको ज्ञान है कि कौन कौन सी जड़ी बूटी किस रोग में काम आती है। किसानों को वो ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, उससे किसानों की इनकम जो है ना कि दोगुनी होगी लेकिन 5-6 गुना बढ़ जाएगी और वो अच्छी जड़ी बूटियाँ ना कि उड़ीसा में पूरे देश में लोगों को मिले, जिससे आयुर्वेद की औषधियाँ बहुत अच्छी किस्म की औषधियाँ बनेंगी। वैद्य समाज को, इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। आयुर्वेद को दुनिया भर में स्वीकृत चिकित्सा की सबसे प्राचीन पारंपरिक प्रणालियों में से एक माना जाता है। आयुर्वेद की उत्पत्ति वैदिक काल से मानी जाती है। अथर्ववेद और ऋग्वेद में रोगों और औषधीय पौधों के बारे में उल्लेख है। आयुर्वेद पर संहिताबद्ध दस्तावेज में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता महत्वपूर्ण है। औषधीय पौधों के किसान पतायत साहू को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। और आइए अब जल्दी जल्दी एक नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य खबरों पर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पर्यटन निदेशालय जम्मू डोगरा संस्कृति और विरासत पर आज से 15 अप्रैल तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव आयोजित कर रहा है। आज जम्मू में ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में से मुबारक मंडी परिसर तक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 14 अप्रैल को महाराजा हरि सिंह उद्यान में पतंग महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से उन 6 शहरों पर अधिक ध्यान देने को कहा है जिनमें कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में राजधानी लखनऊ में दिशा निर्देश जारी किए, जिनके अनुसार कार्यालयों, विवाह समारोह और अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों और क्षेत्रों में मास्क पहनना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना CGHS लाभार्थियों के लिए सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए परामर्श शुल्क और ICU शुल्क की दरों में संशोधन किया। अब OPD शुल्क 150 रुपये से बढ़कर 350 रुपये, जबकि IPD परामर्श शुल्क 300 रुपये से बढ़कर 350 रुपये कर दिया गया। ICU शुल्क 5400 रुपये निर्धारित किया गया है।
मुंबई में बेमौसम बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। भारी बारिश होने के कारण कई जगहों पर भारी जलभराव देखने को मिला। बारिश के कारण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और जोगेश्वरी विखरोली लिंक रोड में पानी भर गया। देश भर में इस बार मार्च और अप्रैल में कई स्थानों में बारिश देखने को मिल रही है। वहीं बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भी नुकसान हुआ है। अतीक अहमद को आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सांसद विधायक अदालत में पेश किया जाएगा। उसे कल गुजरात की साबरमती जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया गया। अतीक, उसका पुत्र और चचेरा भाई अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या में अभियुक्त। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 दिन पहले उमेश पाल हत्या मामले में 13 लोगों के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें अतीक अहमद, अली अहमद, असलम और 10 अन्य लोगों के खिलाफ 307 और 120 सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए थे। और आइए अब आपको लिए चलते हैं दुनिया भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करते हैं उत्तर कोरिया की, जहां के कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट की तरफ समुद्र में एक मिसाइल दागी गई है। दक्षिण कोरिया ने भी उत्तर कोरिया के इस कदम की पुष्टि की। वहीं जापान के कोस्ट गार्ड ने कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा दागी गई मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। 2 दिन पहले ही उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने अमेरिका की आक्रामकता का मुकाबला करने और उसे व्यवहारिक तौर पर आक्रामक तरीके से देश की युद्ध निवारक क्षमता को मजबूत करने का आह्वान किया था। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हाल ही में हुए संयुक्त युद्ध अभ्यासों को तनाव बढ़ाने वाला बताते हुए इसकी निंदा की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में स्थित रूसी प्रभुत्व वाले इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और इसके कई अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने ये कदम तब उठाया है जब हंगरी ने अमेरिका के अपारदर्शी क्रेमलिन प्लेटफॉर्म की चिंताओं को नजरअंदाज किया। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद बुल्गारिया, चेक गणराज्य, रोमानिया और स्लोवाकिया ने इस बैंक से अपनी हिस्सेदारी समाप्त कर दी थी, लेकिन हंगरी की सरकार ने बैंक के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। और अब खबरें कारोबार जगत से फटाफट अंदाज में। देश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति फरवरी के 6.4% से घटकर 5.6% पर आ गई। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में ये बात सामने आई है। मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 15 महीने के निचले स्तर पर रही। मार्च 2022 में महंगाई दर 6.44% रही थी। खाद्य पदार्थों की महंगाई बीते महीने 4.79% रही। फरवरी में ये 5.95% थी। मासिक आधार पर इसमें बड़ी गिरावट आई है। बिजली खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक फरवरी महीने में 5.6% बढ़ा, जबकि फरवरी 2022 में ये 1.2% बढ़ा था। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन फरवरी में 5.3%, एक साल पहले इसमें मात्र 0.2% की वृद्धि हुई। खनन क्षेत्र का जिक्र करें तो वहां पर भी 4.5% की स्थिरता नजर आ रही है। बिजली क्षेत्र के उत्पादन में 8.2% की वृद्धि, जबकि पिछले साल ये वृद्धि केवल 4.5% के आसपास थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसे प्राप्त करने वाली कंपनियों के मुनाफे पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रकाशित पत्र इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एविडेंस फ्रॉम द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में ये निष्कर्ष प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली कंपनियों में मुनाफे की अधिक संभावना रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़ी कंपनियों में प्रबंधन अक्सर अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने या सुधारने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलती है। केंद्र ने तुअर और उड़द का उत्पादन और उपभोग करने वाले प्रमुख राज्यों के साथ इनके स्टॉक की स्थिति की समीक्षा की। रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या और दिखाए गए स्टॉक की मात्रा के बारे में राज्यों के साथ अलग अलग समीक्षा की गई। कुछ राज्यों में तुअर के स्टॉक की मात्रा, उत्पादन और खपत की तुलना में कमी पाई गई। उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने राज्यों को स्टॉक का सत्यापन करने और घोषित स्टॉक पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश
भी दिया है। भारत का ऋण जीडीपी अनुपात भविष्य में स्थिर रहने की उम्मीद है। आईएमएफ के राजकोषीय मामलों के विभाग में उपनिदेशक पाउलो मोरो ने कहा कि मध्यावधि में वैश्विक सार्वजनिक ऋण जीडीपी अनुपात में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी होगी। और आइए देखते हैं खेल जगत की खबरें समेटे स्पोर्ट्स रैप। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। बुधवार को भारत की युवा पहलवान अंतिम पंघाल ने रजत पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। अंतिम के अलावा 4 अन्य महिला पहलवानों ने कांस्य पदक अपने नाम किए। देश की पहली अंडर 20 विश्व चैंपियन अंतिम को फाइनल में अकारी फुजिनामी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। भारत की अंशु मलिक को 57 किलोग्राम भार वर्ग में, सोनम मलिक को 62 किलोग्राम भार वर्ग में, मनीषा को 65 किलोग्राम भार वर्ग में और रितिका को 72 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल हुआ। महिला पहलवानों ने इस तरह कुल 2 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर अपने अभियान का समापन किया। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 3 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ राजस्थान ने अंक तालिका में शीर्ष स्थान भी हासिल कर लिया। राजस्थान से जीत के लिए मिले 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज गत विजेता गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोनों टीमों ने अब तक 3 मैच खेले हैं, जिनमें 2 में उन्हें जीत और 1 में हार मिली है। शिखर धवन के नेतृत्व वाली पंजाब किंग्स की टीम अपने होम ग्राउंड पर गुजरात की कड़ी परीक्षा लेना चाहेगी। गुजरात टाइटंस अंक तालिका में 4थे स्थान पर है। पंजाब किंग्स की टीम 6ठे स्थान पर है। आईसीसी की ताजा जारी T20 रैंकिंग में भारत के सूर्य कुमार यादव ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। सूर्य कुमार 906 अंक लेकर सूची में पहले स्थान पर काबिज हैं। गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 10 में कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। अर्शदीप सिंह 14वें स्थान के साथ रैंकिंग में शीर्ष भारतीय गेंदबाज बने हुए हैं। गत विजेता रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग में अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में चेल्सी को 2-0 से हरा दिया है। घरेलू मैदान पर खेल रहे रियल मैड्रिड ने मैच में शुरुआत से ही अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हुए दोनों हाफ में 1-1 गोल किए। रियल के लिए करीम बेंजेमा और असेंसियो ने गोल किए। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के एक अन्य मुकाबले में 2 इटालियन क्लब एसी मिलान और नपोली आमने सामने थे। पहले लेग के इस मुकाबले में एसी मिलान ने नपोली को 1-0 से हराने में सफलता पाई। मिलान की तरफ से एकमात्र गोल इस्माइल बेन नासर ने किया। मोंटे कार्लो मास्टर्स में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए अंतिम 16 में स्थान बना लिया है। ज्वेरेव ने स्पेन के रॉबर्टो बतिस्टुता को सीधे सेट में 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रड को दूसरे दौर के मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। कैस्पर रड ने नीदरलैंड्स के बॉटिक वैन डी को 4-5, 7-6 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए देखते हैं खबरें सिनेमा जगत से फटाफट अंदाज में। अभिनेता संजय दत्त कन्नड़ फिल्म केडी में बम विस्फोट सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान घायल हो गए। बेंगलुरु के पास शूटिंग हो रही थी। बम विस्फोट के सीन की शूटिंग के दौरान संजय दत्त की कोहनी, हाथ और चेहरे पर चोटें आई। इस घटना के बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हार्ट ऑफ स्टोन के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरुआत करने जा रही हैं। वह साल के सबसे बड़े फैशन इवेंट्स में से एक मेट गाला में डेब्यू करने के लिए तैयार। अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म राउडी राठौर का सीक्वल जल्द ही पर्दे पर आएगा। चर्चा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा राउडी राठौर 2 में पुलिसकर्मी की भूमिका निभाएंगे। राउडी राठौर 2 के मेकर्स ने सिद्धार्थ मल्होत्रा का राउडी अवतार दिखाने का फैसला किया है। वेटरन एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया ओटीटी पर सास बहू और फ्लेमिंगो सीरीज के साथ डेब्यू करने जा रही हैं। ये सीरीज 5 मई को हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। एक थ्रिलर सीरीज है ये, जिसमें डिंपल के अलावा राधिका मदान और ईशा तलवार भी नजर आएंगी। और आइए अब बात करते हैं एक खूबसूरत पहल की।
कहते हैं शिक्षा अर्जित करना हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन आधुनिक और पूंजीवादी युग में शिक्षा एक बड़ा व्यापार बन गया। बदलते परिवेश में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना बहुत कठिन हो गया है। ऐसे में एक एनआरआई दंपति शिल्पा और अमित सिंघल ने आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। 2016 से की गई ये छोटी शुरुआत अब एक बड़ा रूप ले चुकी है। आइए देखते हैं इस खास खबर के जरिए। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते ये वो 5 बच्चे हैं जिनका अपनी स्नातक शिक्षा के लिए अमेरिका जाने का सपना पूरा हुआ है, और ये सपना पूरा हुआ है सितारे फाउंडेशन के माध्यम से। दरअसल ये 5 बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं। ये हैं शिल्पा और अमित सिंघल, जो अमेरिका में एक अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन मूलतः भारतीय होने के कारण भारत से हमेशा विशेष जुड़ाव रहा। वो शिक्षा को लेकर भारत में काम करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सितारे फाउंडेशन की नींव रखी। उन्होंने इसकी शुरुआत जोधपुर से की। उन्होंने अपने फाउंडेशन के तहत ऐसे बच्चों का चयन किया जो पढ़ने में अव्वल हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और फिर उन्होंने इन्हें पढ़ाने का कार्य शुरू किया। आज इनके पास जोधपुर में करीब 78 बच्चे अध्ययनरत हैं। शिक्षा ही गरीबी से निकलने का एकमात्र स्थापित रास्ता है, इसीलिए सितारे फाउंडेशन की नींव पड़ी है। सितारे फाउंडेशन 6ठी कक्षा में साधनहीन बच्चों का एक टेस्ट के द्वारा चयन करती है, फिर उनको 12वीं कक्षा तक उनके शहरों में श्रेष्ठ अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाती है। उसके बाद उनका सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में दाखिला कराकर उनको विश्वविद्यालय की शिक्षा भी देती है। इन बच्चों के चयन करने के लिए सितारे फाउंडेशन हर साल इम्तिहान करवाता है। उसमें चयनित छात्रों की पूरी शिक्षा के साथ साथ यूनिफॉर्म, स्टडी मटेरियल और स्कूल लंच इत्यादि भी फाउंडेशन ही देता है। यहाँ बच्चों को नई तकनीक के साथ साथ आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाता है। यहाँ पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों के पक्के मकान तक नहीं हैं। किन्हीं के माता पिता मजदूरी करते हैं तो कोई ऑटो चालक है। ऐसे में उनके लिए, इन बच्चों के लिए इस तरह की शिक्षा देना एक सपने जैसा है। इनकी सारी फंडिंग सितारे फाउंडेशन ही करता है। बच्चों को यूनिफॉर्म, किताबें, स्कूल की फीस, ट्रांसपोर्ट, 2 टाइम का नाश्ता और खाना, टैबलेट दी जाती है इनको पढ़ाई करने के लिए, और उस टैबलेट में जो भी हम रिचार्ज करते हैं, ये सारा प्रोसेस सब कुछ फाउंडेशन ही करवाता है बच्चों के लिए। हम गरीब बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर फैमिलीज होती हैं, उन बच्चों को हम सेलेक्ट करते हैं। वहीं बच्चों ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। हमारे शिक्षकों द्वारा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। यहाँ हमें पढ़ने के लिए टैबलेट दी जाती है और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई जाती हैं। यहाँ पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। सरल से सरल तरीके से पाठ्यक्रम को समझाया जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ने में रुचि बढ़ी है। मैं पहले DPS पाल रोड में पढ़ता था, उसके बाद मैंने फाउंडेशन को क्लास 6 में ज्वाइन किया है, और अभी मैं क्लास 10th में हूँ, तो लगभग 4.5 साल 5 साल तक हो गए हैं। यहाँ पे जैसे फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन का है, और यूनिफॉर्म, ट्यूशन फीस, और जो टैब स्कूल ने दिया है और उसका रिचार्ज वगैरह, वो सब स्कूल करता है। साथ में जो टीचर्स का टीचिंग स्टाइल है, वो मतलब बच्चों को ट्राई करते हैं कि वो ज़्यादा सोचे और ना कि मतलब बुकिश चीज़ों को ग्रैब करे। तो मतलब ओपन ऐसे लर्निंग के हिसाब से तो काफ़ी स्पेक्ट्रम काफ़ी ओपन है। पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था मेरे गांव में, और अभी मैं यूरोकिस्ट स्कूल में पढ़ता हूँ, और अभी यहाँ पे पढ़ने से मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे सब है ना ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और फिर यहाँ पे सब वीडियो वगैरह दिखाते हैं, तो सब क्लियर हो जाते हैं। शिक्षा ही गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता है। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा देकर विश्व में सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों तक ले जाने की ये मुहिम सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए जानते हैं मौसम का मिजाज।
मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी जारी की गई है उसके अनुसार कोंकण और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि और गरज के साथ बौछारें वहां पर पड़ सकती हैं और साथ ही साथ विदर्भ, गुजरात और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वहीं मौसम विभाग की ओर से गंगा तटीय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। और आइए अब विभिन्न हिस्सों का तापमान देख लेते हैं। तो नया सवेरा के आज के इस अंक में इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं हांगकांग पैलेस, जहां पर 19वीं सदी से लेकर आज तक के आकर्षक आभूषणों की प्रदर्शनी लगाई गई है। देखिए इसकी कुछ खास झलकियां। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल